साथियों नमस्कार। पिछली दो कक्षाओं में हमने इस क्रांति के संदर्भ में खूब सारी बातें की है। हमने क्रांति का अर्थ देखने का प्रयास किया है। क्रांति से पहले की स्थिति में हमने हमारे जो शासकों की जो स्थिति है या फिर जो सामंतों की जो स्थिति है उसके बारे में हमने जानकारी लेने का प्रयास किया है। उस संदर्भ में हमने ये भी देखा था कि शासकों की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन आपसी हितों की वजह से उन्होंने कंपनी का साथ देना माना और उसको इसने तवज्जो दी। सामंतों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। कंपनी के आने के बाद उसमें काफी बदलाव हुआ है नकारात्मक दृष्टिकोण से, इसलिए सामंतों जो ठिकाने के ठाकुर हैं, जागीरों के जागीरदार हैं, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया है, क्रांतिकारियों का साथ दिया है। जो क्रांति से पूर्व की स्थितियां हैं उसमें अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो हमारा जो तीसरा वर्ग था विद्यार्थी हुए आमजन। तो आज की इस कक्षा में हम यही देखेंगे कि जो आमजन है, अब आमजन का मतलब हो गया जैसे कोई किसान, व्यापारी, उद्योगपति, श्रमिक, सैनिक, मध्यम वर्ग, आर्थिक, आपके सामाजिक राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग या फिर जो हमारे साहित्यकार हैं, ये सारे के सारे वर्ग के लोग कैसे ब्रिटिशकालीन नीतियों से खूब प्रभावित हुए हैं और इस पूरे षड्यंत्र चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए इन वर्गों के लोगों ने कैसे क्रांति में अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसी की चर्चा हम आज की इस कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। तो जो आम जन है उनमें जो सबसे जो पहला वर्ग लेते हैं, जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है ब्रिटिशों की नीतियों से, वह था आपके किसान। किसान के साथ में ही एक दूसरा वर्ग इनसे जुड़ा हुआ था, वह था मजदूर। ब्रिटिशों से आने से पहले भी हमारे जो किसान और मजदूर हैं उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ब्रिटिशों के आने के बाद तो उनकी स्थिति और दयनीय होगी। अब वो स्थिति दयनीय क्यों हुई है, उसके पीछे कुछ कारण हैं। उन कारणों की अगर हम चर्चा करेंगे तो विद्यार्थियों, अगर आप भारतीय इतिहास के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से टैक्स वसूल करने के लिए समय समय पर खूब सारे आपके भू राजस्व नीतियां बनाई है। जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त है, महालवाड़ी व्यवस्थाएं हैं। ये सारी व्यवस्थाएं टैक्स वसूल के लिए बनाई गई थी, लेकिन इन नीतियों के अंदर है ना तो भूमि की पैमाइश की गई और टैक्स लेने के लिए किसी प्रकार की कोई मानवीय दशा ही नहीं थी। इस प्रकार की नीतियों के अंदर किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। टैक्स की राशि काफी ऊंची रख दी गई थी। टैक्स वसूल करने के जो तरीके हैं वो भी कोई मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं थे। और इसके अलावा जो हमारे कुछ किसान आपके अफीम की खेती करते थे राजपूताना में, मेवाड़ वाले इलाके में, उस खेती करने की प्रक्रिया पर भी आपकी ब्रिटिश सरकार ने, कंपनी सरकार ने रोक लगा दी। इसलिए जो हमारा राजपूताना का जो किसान है वो सीधे सीधे आपके ब्रिटिश नीतियों से क्योंकि वो प्रभावित हो रहा है, उसके हितों पर आपके हम कह सकते हैं कुठाराघात हो रहा है, तो उसने ये निर्णय लिया कि क्यों ना जब ब्रिटिशों के विरुद्ध क्रांति हो रही है तो उस क्रांति में सक्रिय आपकी भूमिका निभाई जाए या फिर क्रांतिकारियों का सहयोग किया जाए। ठीक ऐसे ही जो आपके विद्यार्थी मजदूर है, अब मजदूरों को संदर्भ में आपको ये बात रखनी है कि जो ब्रिटिश सरकार है मजदूरों से बेगार करवाती थी। बेगार से तात्पर्य हो गया कि काम के बदले वेतन नहीं देना, और बेगार के साथ मान लीजिए कभी उनको वेतन भी दिया जा रहा है तो काम के अनुपात में वेतन नहीं दिया जा रहा है। जितना काम करवाया जा रहा है उतना उनको वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक आपके समस्या ही थी। तो ब्रिटिश कालीन जो राजपूताना के जो किसान हैं और हम कह सकते हैं जो मजदूर है, वो उनकी नीतियों से इतना दुखी था कि उस समय की जो राजस्थान का साहित्य है उसमें इसका बड़ा मार्मिक आपके वर्णन किया गया है कि मिनखा निट की मोट बाजरी घोड़ा निट का घास, यानी पशु घोड़ों खाने के लिए घास नहीं हो रहा है और मिनक यानी हमारे आम जन के खाने के लिए मोट बाजरी तक नहीं हो रही है, जो एक सामान्य फसल है हमारे मारवाड़ के अंदर, वो भी नहीं हो पा रही है। हो पा रही है तो लेकिन उसका लाभ आपकी कंपनी को मिल रहा है। तो बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है कि हमारे जो राजपूताना के किसान हैं, राजपूताना के जो आपके मजदूर हैं, वो ब्रिटिश नीतियों से इतने बुरी तरीके से प्रताड़ित हैं कि उन्होंने फिर क्रांति करने का आपके निर्णय लिया। इसके बाद में मजदूर और किसानों के बाद में जो दूसरा वर्ग अंग्रेजों से सर्वाधिक पीड़ित था वह था आपके सैनिक वर्ग। क्योंकि ब्रिटिशों की जो सैनिक व्यवस्थाएं थी उसमें कोई ब्रिटेन के सैनिक नहीं थे, प्रारंभ भारतीय सैनिक थे अधिकतर। अब अंग्रेजों ने क्या किया, ऐसे खूब सारे निर्णय लिए जो सैनिकों के हित में नहीं थे। जैसे जो सैनिक होते थे उनको अपने परिवार से पत्राचार करने के लिए निःशुल्क डाक व्यवस्था थी। भारतीय सैनिकों को, राजपूताना के सैनिकों को अपने पारिवारिक संबंध स्थापित करने के लिए डाक व्यवस्थाओं का आपके एक प्रकार से सेवा मिलती थी, वो भी निःशुल्क थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस निःशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जैसे भारतीय सैनिक अपनी परंपरा के अनुसार सिर पर तिलक लगाते थे, पगड़ी पहनते थे या फिर वो दाढ़ी रखते थे, लेकिन ये सारी जो आपकी रीति रिवाज है अंग्रेजों ने बंद करवा दी।
तिलक लगाने पर रोक लगा दी, पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी और दाढ़ी रखने पर भी आपके रोक लगा दी गई। इसके बाद जो भारतीय सैनिक थे उनका यह मानना था कि समुद्र पार हम जाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ भी उल्टा काम कर दिया। अंग्रेजों ने कह दिया कि जो भारतीय सैनिक हैं उनको अनिवार्य रूप से समुद्र पार जाकर सैनिक सेवाएं देनी पड़ेगी। इसके बाद में जो सैनिक होते थे, जैसे आपके एक भारतीय सैनिक और एक ब्रिटिश सैनिक, अब इनके वेतन और भत्तों में भी अंतर था। ब्रिटिश सैनिकों के वेतन और भत्ते उच्च होते थे और भारतीय सैनिकों के वेतन और भत्ते निम्न होते थे। यहाँ तक कि ब्रिटिशों के लिए खान पान व्यवस्था भी अलग से होती थी और भारतीय सैनिकों के लिए अलग से होती थी। तो यहाँ पर हमें एक बात नजर आ रही विद्यार्थियों कि जो आपके जो सैनिक हैं वो भी ब्रिटिशों की नीतियों से प्रभावित हैं, उनसे दुखी हैं और वो भी क्रांति के लिए ही तैयार हो रहा है कि जब सही समय आएगा जो क्रांति होगी तो उसमें हम सक्रिय योगदान आपके देंगे। और हम देखते हैं कि कैसे आपके जोधपुर लीजियन के घुड़सवार हैं, कैसे आपके बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान हैं, उन्होंने सक्रिय रूप से इस क्रांति में अपना योगदान दिया है। उसके पीछे कारण यही है कि सारे के सारे जो सैनिक हैं वो आपकी ब्रिटिश नीतियों से आपके दुखी थे। अगला जो आपके सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों वह था आपके व्यापारी या उद्योगपति का। व्यापारी और उद्योगपति भी ब्रिटिश नीतियों से दुखी, क्योंकि ब्रिटिशों की नीति थी कि भारतीयों को जो आपके संसाधन मिल रहे हैं उन संसाधनों पर हम स्वयं नियंत्रण रखें, भारतीयों से कच्चा माल प्राप्त करें, उस कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाकर कोई वस्तु निर्मित करें और वो वस्तु बिकने के लिए फिर आपके भारत में आए। यानी भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो जाएं और ब्रिटेन के उद्योग धंधे फले फूले ताकि ब्रिटेन को अधिक से अधिक लाभ हो। जैसे विद्यार्थियों ब्रिटिश काल के अंदर जो हमारे व्यापारिक मार्ग थे वो सुरक्षित नहीं थे। जिन मार्गों से व्यापारी गुजरते थे उनके साथ चोरी, डकैती, लूटमार जैसी घटनाएं होनी आपके आम बात होगी। इसके बाद में हमारे कुछ भारतीय जो व्यापारी थे जो नमक के व्यापार से जुड़े हुए थे उस पर भी रोक लगी, क्योंकि सांभर पर अंग्रेजों ने 1835 के आसपास अधिकार कर लिया, तो भारतीय व्यापारी यहाँ पर भी दुखी हुए। कुछ भारतीय व्यापारी जो आपके अफीम की आपके व्यापार से जुड़े हुए थे उस पर भी रोक लगा दी, क्योंकि अफीम की खेती और उसके व्यापार पर ब्रिटेन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं ने अपने नियंत्रण कर लिया। एक हम ये भी देखते हैं कि जो व्यापारी या उद्योगपति हैं जो पहले सामंतों के अधीन रहते थे तो ये समृद्ध हुए, लेकिन अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि जितने भी व्यापारी उद्योगपति हैं वो धीरे धीरे सामंतों के स्थानों को छोड़कर ब्रिटिश प्रांत में आपके रहने लग जाएं, वहीं पर स्थायी निवास लेवें। तो धीरे धीरे व्यापारी और उद्योगपति सामंतों के क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश प्रांतों में जाने लगे, लेकिन चले तो गए लेकिन वहां उनकी स्थिति और खराब हो गई। भारतीय व्यापारियों पर ना चाहते हुए भी आपके हम कह सकते हैं कि उनको वहां जाना पड़ा ब्रिटिश प्रांतों में, लेकिन वहां जाने से उनकी जो स्थिति है, उनकी जो आर्थिक दशा है और खराब हुई। और भारतीय व्यापारी, भारतीय उद्योग धंधों, भारतीय कल कारखानों को ब्रिटिश इतना आपके महत्व नहीं देते थे, वो भारतीय उद्योगों को नष्ट करने पर ही तुले हुए थे ताकि ब्रिटेन में उद्योग स्थापित हो सके, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो सके। इस वजह से जो भारतीय उद्योगपति है, भारतीय व्यापारी है, या हम कह सकते हैं कि राजपुताना के जो उद्योगपति हैं, राजपुताना के जो व्यापारी हैं, वे भी ब्रिटिशों की जो नीति है उनसे आपके परेशान थे। एक जो वर्ग था विद्यार्थियों जो धर्म और समाज से जुड़ा हुआ था, ये भी ब्रिटिशों से परेशान था। देखिए विद्यार्थियों, अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे भारत या हम कह सकते हैं राजपुताना के जो धार्मिक परंपराएं हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, उन पर कुठाराघात करने का प्रयास किया। जैसे भारतीय लोगों को जबरन ईसाई बनाना, ये भारतीय जो धर्म और समाज से जुड़े हुए लोग थे उनको पसंद नहीं आया। हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में कई सारी ऐसी प्रथाएं हैं जिनको भारतीय लोग मानते थे, लेकिन ब्रिटिशों ने उनको अवैज्ञानिक मानकर समाप्त करवा दिए। जैसे सती प्रथा है, डाकन प्रथा है, कन्यावध प्रथा है, इसके बाद में आपके समाधि प्रथा है। तो ये जो प्रथाएं हैं हालांकि अवैज्ञानिक है और अंग्रेजों ने उनको समाप्त किया है, उनको गैर कानूनी घोषित किया है, लेकिन भारतीय लोगों को ये लगता था कि ब्रिटेन की सरकारी कंपनी की सरकार इनको बंद करने के नाम पर हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप कर रही है, हमारे समाज में दखल अंदाजी कर रही है। इनका ये प्रथाएं बंद करवाना के पीछे कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि भारतीय लोगों को जबरन आपके ईसाई बनाना है। तो भारतीय लोग जो धर्म और समाज से जुड़े हुए थे वो अक्सर ब्रिटेन के द्वारा किए गए जितने भी सुधार कार्य हैं उनको संदेह की दृष्टि से देखते थे। काम वो सही, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई तो काम सही किया, लेकिन भारतीय लोगों को लगता था कि इसके पीछे भी ब्रिटेन की कोई चाल है, वो भारतीय लोगों को धर्म परिवर्तन कराने पर आपके तुली है। और ऐसी बातें भी हुई, जैसे 1835 में जो आपके गवर्नर जनरल थे आपके बेंटिंग थे, और उन्होंने उस समय भारतीय राजाओं राजपुताना के जो शासक हैं उनके पास से अंग्रेजी भाषा में लिखी पुस्तकें भिजवाई।
तो कई लोगों को लगा कि धीरे धीरे अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारतीय राजा महाराजाओं का पाश्चात्यकरण होने लगा। पाश्चात्यकरण का मतलब हो गया उनके रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, बोलने के तरीके सब ब्रिटेन के अनुरूप होने लगे। अब इन सारे पाश्चात्यकरण को आप कह सकते हैं कि जो आपकी परिस्थिति है, स्टेटस है, उसको बनाए रखने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो राजा महाराजा उस पैसों की भरपाई करने के लिए आम लोगों पर टैक्स बढ़ा देते थे। तो राजा के जो रिहायशी क्षेत्र है उनके ऐसो आराम है जो अंग्रेजों के अनुरूप हो रहे हैं, उनका जो भार है आर्थिक बड़ा, उनका जो हम कह सकते हैं कि जो उनके लिए जो इन सारी व्यवस्थाओं जुटाने का जो भार है वो भारतीय और राजपूताना के आम लोगों पर डाल दिया गया। तो एक तरफ तो हमारे धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है, दूसरा वो हस्तक्षेप हमारे लोगों पर आर्थिक भार के रूप में सामने आ रहा है। इसलिए भी जो हमारे जो धर्म और समाज से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने क्रांति का रास्ता आपके अख्तियार किया। और हम अब सबसे अंत में बात करेंगे हमारे साहित्यकारों की। साहित्यकारों में विद्यार्थियों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि आखिरकार साहित्यकारों ने इस क्रांति में भाग क्यों लिया। एक बात तो हमारी ये भी सोचने की है, लेकिन जब आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों की ओर जाते हैं तो वहां पर बड़े ही अच्छे तरीके से 1857 की क्रांति में जो हमारे साहित्यकार हैं, उनके साहित्य है, उन्होंने किस प्रकार इस क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया, इस क्रांति को निरंतर विस्तारित करने का काम किया है। और ब्रिटिशों की जो कुनीतियां हैं, उनके जो षड्यंत्रकारी जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ लोगों को जागृत करने का काम किया है, वो भी हमें इसी टॉपिक में देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए विद्यार्थियों, जो हमारे जो साहित्यकार थे, ये भी हम आम जन के अंदर शामिल कर रहे हैं इन साहित्यकारों को, ये भी ब्रिटिश जो नीति है उनसे परेशान थे। अब क्यों परेशान थे? तो विद्यार्थियों, अंग्रेजों के आने से पहले 1818 की संधि होने से पहले जो साहित्यकार थे, दरबारी थे, उनको शासकों के, सामंतों के, जागीरदारों के जो दरबार होते थे उनमें उनको बड़े ही हम कह सकते हैं आपके तरजीह दी जाती थी। उनका एक निश्चित स्थान होता था, उनका एक प्रकार का मान सम्मान होता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में जो साहित्यकार हैं, जो अन्य दरबारी हैं, जितने भी हमारे कला संस्कृति जुड़े हुए आपके जो लोग हैं, विद्वान हैं, उनकी जो स्थिति निरंतर गिरती चली गई। इसके अलावा जो हमारे साहित्यकार थे वो उनके अंदर कहीं ना कहीं, जैसे हमारे जो साहित्यकार बांकीदास जी हैं, सूर्यमल मिश्रण जी, उनके अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावनाएं थी। वो कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे धर्म में होने वाला हस्तक्षेप, हमारे किसान मजदूरों की दयनीय दशाएं, हमारे सैनिकों के खिलाफ किए जा रहे आपके दुष्प्रचार, उनसे दुखी थे। और वो कहीं ना कहीं अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते थे। जो अंग्रेजों की नीतियां हैं उनके खिलाफ लोगों को आपके एकत्रित गोलबंद करने का आपके काम करते थे। तो ऐसे खूब सारे साहित्यकार हुए हैं, जैसे आपके मारवाड़ के मान सिंह जी हैं, और मान सिंह जी की जो दरबारी कवि है विद्यार्थियों आपके बांकीदास, इन्होंने भी आपकी इस क्रांति के समय अच्छी भूमिका निभाई। जैसे इन्होंने भरतपुर के शासक रणजीत सिंह जी, जो ब्रिटेन या कंपनी के विरोधी थे, कोठारिया के आपके जोधराज जी, सेलुम्बर के आपके केसरी सिंह चुड़ावत, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लिया, संघर्ष किया, उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। तो प्रशंसा करने से क्या होता है कि जो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं कि भाई कोठारिया के जो आपके व्यक्तित्व हैं, या फिर सेलुम्बर के व्यक्तित्व हैं, या फिर आप रणजीत सिंह जी ने कैसे आपके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है, जैसे जैसे लोग इनके बारे में साहित्य के माध्यम से जानेंगे तो वह लोग भी अंग्रेजों के विरुद्ध इनका सहयोग करेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध इस क्रांति में आपके सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तो बांकीदास जी ने भी अपने लेखनी के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से ब्रिटिशों का विरोध करने का आपके काम किया है। इसके बाद विद्यार्थियों, दूध जी कवि, आपको हम पहली बार जिससे कक्षा को ले रहे थे तो हमने देखा था कि जो आपके डूंगरपुर के शासक थे जसवंत सिंह जी, और कैसे जसवंत सिंह जी को ब्रिटिश नीतियों के कारण वृंदावन जाना पड़ा और वहीं उनकी बाद में मृत्यु हो गई। तो जो जसवंत सिंह जी की जो प्रति ब्रिटिशों की नीतियां थी, उनकी आलोचना करने का काम आपके दूध जी कवि ने किया। इन्होंने बड़े मार्मिक दृष्टि से बताने का प्रयास किया कैसे आपके एक योग्य शासक को अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के माध्यम से उसी की राजगद्दी से आपके हटा दिया। इसी प्रकार एक और हमारे साहित्यकार है आसिया बुद्ध जी। देखिए, नाम आपके नए नए आ रहे हैं और ये नाम आपको याद भी रखने हैं। कई बार परीक्षा में इनके नाम अब पूछे जाएंगे, क्योंकि ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में इनके बारे में अच्छे समझाया गया है। आसिया बुद्ध जी ने क्या किया, जो आपके अभय सिंह है, जो और आपके चिमन सिंह है। देखो, अभय सिंह और चिमन सिंह के बारे में हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। जैसे एक आपने विद्यार्थियों नाम पढ़ा होगा आपके गोंग जी और जवाहर जी, जो आपके अमीरों को लूटते थे और गरीबों में धन बांट देते थे, जिनके बारे में इस क्रांति पढ़ेंगे। वैसे ही दो व्यक्तित्व और है, अभय सिंह और आपके चिमन सिंह, जो अमीरों से धन को लूटते और गरीबों में बांट देते थे। इनके बारे में भी हम आगे क्रांति में अच्छे से पढ़ेंगे। इन दोनों की प्रशंसा करने का काम आपके आसिया बुद्ध जी ने किया है। तो साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से क्रांतिकारी जो कार्य कर रहे हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आपकी क्रांति में आपके जुड़ सके। इसी प्रकार जो आपके
बूंदी के जो आपके शासक थे राम सिंह और उनके जो दरबारी थे आपके सूर्यमल मिश्र, इन्होंने भी आपके 1857 क्रांति के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी थी वीर सतसई, आप सभी जानते हैं। और सूर्यमल मिश्र के बारे में तो यहाँ तक आ गया है कि उन्होंने कई सारे जागीरदारों को पत्र लिखा, पत्र लिखकर उनको सबको संगठित होने का प्रेरणा दी। इनका कहना था कि आप सब संगठित हो जाइए और संगठित होकर इस कंपनी का विरोध कीजिए, ताकि ये कंपनी अपने कार्य में पूर्ण नहीं हो सके, ये अपने मनसूबों को पूरा नहीं कर सके। तो वीर सतसई पुस्तक भी लिखी है और जागीरदारों को संगठित होने का आह्वान भी आपके सूर्यमल मिश्र जी ने किया है। एक जो आपके परीक्षा प्रश्न पूछा गया था इनके बारे में कि जो कवि शंकरदान थे, इनके बारे में आपको याद रखना है। कवि शंकरदान ने ब्रिटिशों की आलोचना करते हुए ब्रिटिशों को मीठा ठग कहा है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया है कि ब्रिटिशों को मीठा ठग कहने वाले आपके साहित्यकार कौन है, तो वह कवि शंकरदान। तो कवि शंकरदान जी हो गए, बांकीदास हो गए, दूर जी कवि हो गए, सूर्यमल मिश्र जी हो गए, आसिया बुद्ध जी हो गए। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने व्यक्तित्वों के माध्यम से आपके ब्रिटिश जो शासन है उसकी आलोचना की। साहित्यकार विद्यार्थी हमेशा ही समाज को, हम कह सकते हैं हमारे संगठनों को एक विशेष प्रकार से आगे बढ़ने का काम ही करते हैं। जैसे राजस्थान के संदर्भ में जब 1857 क्रांति से पहले भारतीयों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो एक मार्मिक चित्रण किया था। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको उन्होंने कहा था कि देश में अंग्रेज आयो, काई काई लायो रे, फूट ना की भाइया में बेगार लायो रे। तो जैसे अंग्रेज आए हैं तो उन्होंने भाई में फूट डाल दी है और हमारे समाज में बेगार व्यवस्था को लेकर आए हैं। इस प्रकार से जब वो कोई रचना रचते थे तो उस रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन स्थिति को बड़ा ही मार्मिक चित्रण वो करते थे। तो जिस प्रकार से दूसरे वर्ग के लोग दुखी थे अंग्रेजों से, उसी प्रकार हमारे साहित्यकार भी अंग्रेजों से दुखी थे। जैसे सैनिक क्या करेगा, युद्ध में जाकर ब्रिटिश नीति में विरोध करेगा, किसान टैक्स नहीं देकर विरोध करेगा, उद्योगपति टैक्स देकर नहीं देकर विरोध करेगा, मजदूर मजदूरी नहीं करके ब्रिटिश नीति में विरोध करेगा। इसी प्रकार जो साहित्यकार है वो अपनी लेखनी, अपनी रचनाओं, अपने ग्रंथों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आलोचना करेगा और उसी आलोचनाओं के क्रम में ये सारे नाम हमें याद रखने चाहिए, इनके बारे में पढ़ना भी चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमने 3 बातें अच्छी तरीके समझ ली है। ब्रिटिशों की स्थिति से पहले, ब्रिटिश कालीन जो स्थिति है 1857 क्रांति से पहले, राजाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है, सामंतों की स्थिति भी अच्छी नहीं है और आम जन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। और ये जो स्थितियां हैं यही आपके कारण बनी है 1857 की क्रांति का। जैसे किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, सैनिक दुखी है, व्यापारी दुखी है, धार्मिक और सामाजिक संगठन लोग दुखी हैं, साहित्यकार दुखी हैं, सामंत दुखी हैं। सभी वर्ग अपने अपने हितों को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं ब्रिटिशकालीन नीतियों की वजह से। और इसी कारण इन सभी वर्गों ने इस क्रांति में भाग लिया और एक कोशिश की कि क्यों न हम ब्रिटिशों से मुक्त हो जाएं, इससे हमारे जो पवित्र धरा है इससे हमें ब्रिटिशों से आज़ाद करवाएं और स्वाधीन आपके परंपरा इसको विकसित करने की कोशिश करें। तो आज की कक्षा में हमने जो आम जन है वो कैसे ब्रिटिशों से प्रभावित हुआ है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब अगली कक्षा में हम ब्रिटिशों के समय जो 1857 क्रांति थी उस समय कौन कौन से पदाधिकारी थे, कौन कौन सी छावनियां थी, उन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।